हेलो स्टूडेंट, निराला साइंस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। मैं निर्भय कुमार आज से आप लोगों को 10th क्लास का साइंस पढ़ाने वाला हूं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, फिजिक्स का पहला चैप्टर है। हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि प्रकाश क्या होता है और दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। ये सब हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कि दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा और कहाँ बनेगा, ये सब पढ़ने वाले हैं। वस्तु को देखने के लिए आँख के अलावा प्रकाश की भी जरूरत होती है। ठीक है, किसी भी वस्तु को देखने के लिए आँख का होना जरूरी है और साथ में प्रकाश का भी होना जरूरी है। जैसे मान लीजिए कि अगर अंधेरा में किसी के पास आँख है लेकिन कोई वस्तु अंधेरा में है तो क्या आदमी को दिखाई देगा? नहीं देगा। आँख है मगर अंधेरा है, प्रकाश नहीं है तो वस्तु दिखाई देगा? नहीं देगा। लेकिन अगर आदमी अंधा है और उसके सामने पूरा प्रकाश कर दिया जाए तो क्या उसको दिखाई देगा? नहीं देगा। इसलिए वस्तु को देखने के लिए आँख के साथ साथ प्रकाश का भी होना जरूरी है। प्रकाश यानी कि इंग्लिश में लाइट कहते हैं। तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। ठीक है, तो प्रकाश वस्तु दिखाई कैसे देती है? वस्तु दिखाई कैसे देती है? तो पहले प्रकाश निकलता है, किसी वस्तु पर से टकरा कर हमारी आंखों पर पड़ता है, तब वस्तु हमें दिखाई पड़ती है। प्रकाश स्रोत यानी कि लाइट सोर्स। ठीक है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत बोलते हैं, उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। ठीक है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं यानी कि लाइट सोर्स। प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और मानव निर्मित। प्राकृतिक यानी कि नेचुरल, मानव निर्मित यानी कि मैन मेड। ठीक है, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत यानी कि जितने भी प्रकाश स्रोत जो प्रकृति में पाए जाते हैं उन्हें प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य, तारा, ग्रह, ये सब क्या है? ये सब प्राकृतिक प्रकाश स्रोत हैं। अब बात करते हैं मानव निर्मित की। तो मानव निर्मित प्रकाश स्रोत यानी कि मानव के द्वारा बनाया गया प्रकाश स्रोत को मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे बल्ब, मोमबत्ती, लैंप, लालटेन इत्यादि, ये सब क्या है? मानव निर्मित प्रकाश स्रोत है। अब बात करते हैं कि प्रकाश स्रोत। ठीक है, तो सब पृथ्वी वासियों के लिए सबसे बड़ा प्रकाश स्रोत कौन है? सूर्य है। ठीक है, पृथ्वी वासियों के लिए सबसे बड़ा प्रकाश स्रोत कौन है? सूर्य है। अब बात करते हैं कि जितने भी प्रकाश स्रोत हैं उनमें कुछ न कुछ ऊर्जा छिपी रहती है। ठीक है, जितने भी प्रकाश स्रोत हैं उनमें कुछ न कुछ ऊर्जा छिपी रहती है। जैसे बात करते हैं लालटेन और लैंप यानी कि किरासन तेल वाला लैंप की बात करते हैं कि लालटेन और लैंप रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलते हैं। ठीक है, तो लालटेन, सवाल आएगा कि लालटेन में कौन सी ऊर्जा होती है? तो रासायनिक ऊर्जा। लालटेन किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? तो लालटेन रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। अब बात करते हैं मोमबत्ती के। तो मोमबत्ती में भी रासायनिक ऊर्जा होती है। मोमबत्ती में भी कौन सी ऊर्जा होती है? रासायनिक ऊर्जा, क्योंकि वो रासायनिक पदार्थ का बना होता है, इसलिए मोमबत्ती में रासायनिक ऊर्जा होती है। अब मोमबत्ती जो है रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलती है। अब बात करते हैं बैटरी के। तो बैटरी में कौन सी ऊर्जा होती है? बैटरी में भी रासायनिक ऊर्जा होती है। ठीक है, बैटरी में भी रासायनिक ऊर्जा होती है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अब बात करते हैं बल्ब और टॉर्च को। तो बल्ब और टॉर्च में विद्युत ऊर्जा होती है क्योंकि
बल्ब और टॉर्च में पहले करंट जाता है, विद्युत जाता है, तब जाके वो प्रकाश देता है। तब इसलिए बल्ब और टॉर्च विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। तो प्रदीप्त वस्तु या दीप्तिमान वस्तु, ठीक है, इसको अंग्रेजी में लुमिनियस कहते हैं। अब बात करते हैं कि जो वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित करती है, यानी कि अपने में से बाहर निकालती है, ठीक है, प्रकाश अपने में से क्या करती है, बाहर निकालती है, ठीक है। तो जो वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे प्रदीप्त वस्तु या दीप्तिमान वस्तु कहते हैं, ठीक है। जैसे बल्ब, सूर्य, ज्योति, मोमबत्ती इत्यादि, ठीक है। कुछ वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर पाती है उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं या नॉन लुमिनियस वस्तु अंग्रेजी में। जैसे लोहा, पत्थर, लकड़ी, ठीक है। जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर पाती है उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं, ठीक है। जैसे लोहा, पत्थर, लकड़ी। बात करते हैं प्रकीर्णन यानी कि स्कैटरिंग, ठीक है। तो जब प्रकाश किसी कण पर पड़ता है तो कण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को अवशोषित कर फिर चारों तरफ फैलाते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, प्रकीर्णन बोला जाता है, ठीक है। इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, प्रकीर्णन। अब बात करते हैं प्रकाश की किरण यानी कि रे के बारे में। तो प्रकाश सीधी रेखा में यानी कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है, ठीक है। सवाल आएगा प्रकाश कैसे गमन करती है, तो प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। अब देखने के लिए देखते होंगे कि दीवार में से कोई छिद्र रहता है या दरवाजे के ऊपर वेंटिलेटर लगा रहता है, उससे प्रकाश जब आता है तो देखते हैं कि प्रकाश कैसे चलता है, प्रकाश सीधे चलता है। तो उससे साबित हो जाता है कि प्रकाश कैसे गमन करती है, तो प्रकाश की किरण सीधी रेखा में गमन करती है। अब किरणपुंज प्रकाश के किरणों के समूह को किरणपुंज बोलते हैं यानी कि बीम, ठीक है। प्रकाश के किरणों के समूह को किरणपुंज बोलते हैं, बीम, ठीक है। अब किरणपुंज 3 प्रकार के होते हैं। किरणपुंज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला अपसारी किरणपुंज, दूसरा अभिसारी किरणपुंज, तीसरा समांतर किरणपुंज। अपसारी किरणपुंज यानी डाइवर्जिंग बीम, ठीक है। अभिसारी किरणपुंज यानी कन्वर्जिंग बीम और समांतर किरणपुंज तीसरा है यानी कि पैरेलल बीम। बात करते हैं अपसारी किरणपुंज यानी डाइवर्जिंग बीम, ठीक है। तो अपसारी किरणपुंज क्या होता है, किसे कहते हैं, तो जब कोई किरणपुंज एक बिंदु से निकलकर चारों तरफ फैलती चली जाती है तो ऐसे किरणपुंज को अपसारी किरणपुंज यानी कि डाइवर्जिंग बीम कहते हैं, ठीक है। दूसरा है अभिसारी किरणपुंज यानी कन्वर्जिंग बीम। अब इसमें जब कोई किरणपुंज चारों तरफ से एक बिंदु पर इकट्ठा होता है, ठीक है। जब कोई किरणपुंज चारों तरफ से आकर किसी एक बिंदु पर इकट्ठा होता है तो उसको अभिसारी किरणपुंज यानी कि कन्वर्जिंग बीम बोलते हैं, कहते हैं, ठीक है। अब तीसरा है समांतर किरणपुंज यानी पैरेलल बीम, ठीक है। तो जब कोई किरणपुंज एक दूसरे के समान में चलता है, एक दूसरे के समांतर में चलता है तो उसे समांतर किरणपुंज यानी कि पैरेलल बीम कहते हैं। अब कुछ ऐसे वस्तु होते हैं जिनके आर पार हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। और कुछ वैसे वस्तु होते हैं जिनके आर पार कुछ ही दिखाई पड़ते हैं और कुछ ऐसे भी वस्तु होते हैं जिनके आर पार साफ दिखाई नहीं पड़ते। तो क्यों इसलिए होता है, क्योंकि जब सूर्य का प्रकाश पार कर जाता है तो उसके आर पार दिखाई देने लगता है, ठीक है। और जब सूर्य का प्रकाश कुछ पार करता है या कुछ पार नहीं कर जाता तो इसके कारण हमें उस पार की वस्तु क्या होती है, धुंधला दिखाई पड़ती है, ठीक है। और जिन वस्तुओं से सूर्य का प्रकाश पार नहीं कर पाता है तो उनके आर पार दिखाई नहीं देता है, ठीक है। जैसे मान लो कि दीवार के आर पार होगा, कोई भी प्रकाश की किरण दीवार के आर पार नहीं होगा, ठीक है। हर दीवार है, दीवार के आर पार नहीं होगा सूर्य का प्रकाश, तो हमें दीवार के पार नहीं दिखाई देगा। लेकिन अगर सामने कांच रख दिया जाए तो कांच को क्या होता है, सूर्य का प्रकाश पार कर जाता है, इसलिए कांच के पीछे हम देख पाते हैं किसी भी वस्तु को, ठीक है। तो इस आधार पे हम वस्तुओं को 3 भागों में बांटते हैं, जैसे पारदर्शी,
यानी कि ट्रांसपेरेंट, पारभासी या अर्धपारदर्शी, इंग्लिश में ट्रांसलूसेंट कहते हैं। ठीक है। तीसरा होता है अपारदर्शी यानी कि ओपेक। ठीक है। अब इसके बारे में एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा। तो पारदर्शी यानी कि वैसे पदार्थ जिनसे सूर्य का प्रकाश पूरी तरह पार कर जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? वैसे पदार्थ को पारदर्शी बोलते हैं। ठीक है। जिस पदार्थ से सूर्य प्रकाश आसानी से पार कर जाता है उसे पारदर्शी पदार्थ यानी कि ट्रांसपेरेंट पदार्थ कहते हैं। जैसे में कांच, पानी, हवा इत्यादि। ठीक है। तो कांच और पानी को देखेंगे, कांच के उस पार भी वस्तु दिखाई देता है, पानी पूरा मोटा सतह होता है तो उसके निचले सतह में भी कोई वस्तु होता है तो दिखाई देता है, हवा के पार तो दिखाई देता है। ठीक है। तो ये सब कौन सी वस्तुएं हो गई? पारदर्शी वस्तुएं हो गई। ठीक है। दूसरी बात करेंगे कि दूसरा क्या होता है? पारभासी या अर्धपारदर्शी यानी कि ट्रांसलूसेंट। ठीक है। तो वैसे पदार्थ जिनसे सूर्य का प्रकाश कुछ पार कर जाता है और कुछ पार नहीं करता है तो वैसे वस्तुओं को पारभासी या अर्धपारदर्शी वस्तु कहते हैं। अब बात करते हैं तीसरा, अपारदर्शी यानी कि ओपेक। तो वैसे वस्तु जिनसे प्रकाश की किरणें या प्रकाश पूरी तरह पार नहीं कर पाती उसको अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। जैसे में लकड़ी, लोहा, पत्थर, अलकतरा, ये सब कैसी वस्तुएं हैं? ये सब अपारदर्शी वस्तुएं हैं, इनसे प्रकाश पार नहीं कर पाता, इसलिए इनके आर पार दिखाई वस्तु नहीं देता। ठीक है। अब बात करते हैं प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है प्रकाश का परावर्तन? तो इसमें देखें कि प्रकाश के किसी वस्तु से टकरा कर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है। मान लीजिए कि हम लोग कोई गेंद खेलते हैं और गेंद को दीवार पर मारते हैं तो दीवार से टकरा कर गेंद क्या होता है? हमारी तरफ आता है। ठीक। वैसे ही प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर वापस आता है तो उसको क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन। परावर्तन दो तरह के होते हैं, नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। ठीक है। नियमित परावर्तन यानी कि रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है। अनियमित परावर्तन यानी कि इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है। अब नियमित परावर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी सतह से टकराती है तो टकराने के बाद पहले वाले माध्यम में किसी निश्चित दिशा में लौट जाती है तो इसे नियमित परावर्तन कहते हैं। ठीक है। यानी कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह से टकराती है तो पहले वाले माध्यम में एक निश्चित दिशा में लौट जाती है तो उसे नियमित परावर्तन कहते हैं। अब अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन यानी कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी या रुखरी सतह से टकराती है तो पहले वाले माध्यम में निश्चित दिशा में नहीं लौट पाती है उसे अनियमित परावर्तन कहते हैं। अब बात करते हैं कि नियमित परावर्तन में प्रतिबिंब बनता है और अनियमित परावर्तन में प्रतिबिंब नहीं बनता है। ठीक है। नियमित परावर्तन में प्रतिबिंब बनता है, अनियमित परावर्तन में प्रतिबिंब नहीं बनता है। ठीक है। अब यहाँ देख रहे हैं कि ये किरण एक दूसरे के समांतर आ रहा है, एक दूसरे के टकराने के बाद एक दूसरे के समांतर जा रहा है तो इसको क्या कहेंगे? ये नियमित परिवर्तन हो रहा है। ठीक है। यानी कि ये इसमें नियम का पालन हो रहा है। और इसमें देखेंगे कि कोई किरण आ रहा है और टकराने के बाद ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, ये किरण इधर चला गया, यानी कि इसमें नियम का पालन नहीं हो रहा है तो इसे क्या कहेंगे? अनियमित परिवर्तन कहते हैं। ठीक है। तो इनमें नियमित परिवर्तन में प्रतिबिंब बनता है, अनियमित परिवर्तन में प्रतिबिंब नहीं बनता है। परिवर्तन के नियम यानी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है। तो जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए परिवर्तित होती है उस सतह से परिवर्तित होती है उस नियम को परिवर्तन के नियम कहते हैं।
जैसे ये बोर्ड हो गया, इस पर टकराएगी प्रकाश की किरण, ठीक है, और टकरा के इसी दिशा में लौटेगी, यानी कि नियम का पालन करेगी, परिवर्तन के नियम का पालन करते हुए वापस लौट आएगी, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या कहेंगे, परिवर्तन के नियम कहेंगे। देखेंगे कि ये देखिए ये समतल सतह है, यानी कि इसको समतल सतह मान लेते हैं, ठीक है। प्रकाश का नियम देखेंगे कि प्रकाश का नियम कैसे होता है, ठीक। अब ये है एओ जो है आपतित किरण है, क्या है, आपतित किरण। किसी समतल सतह पर पड़ने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आपतन बिंदु की। तो जिस बिंदु पर आपतित किरण पड़ती है, जिस बिंदु पर आपतित किरण पड़ती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं, ठीक है। उस बिंदु को क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं, यानी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, अब अभिलंब यानी कि नॉर्मल, ठीक है। तो समतल सतह पर किसी बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं, ठीक है। किसी समतल सतह पर किसी बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। अब परावर्तित किरण यानी कि जिस माध्यम में आपतित किरण आती है और किसी सतह पर पड़कर उसी माध्यम में लौट गई किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। बात करते हैं आपतन कोण यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको आई से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, आई से, यानी कि AOP कोण, AOP कौन सा कोण बन रहा है, आपतन कोण, ठीक है, आपतन कोण। आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं। दूसरा परावर्तन कोण, यानी कि परावर्तित किरण और किसी बिंदु पर, आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं, यानी कि पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन। अब बात करते हैं कोण AOP क्या है, इंसिडेंस एंगल है, यानी कि आपतन कोण है, जिसको आई से सूचित करते हैं। कोण BOP यानी कि परिवर्तन कोण, इसको क्या से सूचित करते हैं, आर से सूचित करते हैं, ठीक है। परिवर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम, परिवर्तन के कितने नियम होते हैं, दो नियम, ठीक है। परिवर्तन के दो नियम होता है। पहला नियम क्या होता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं, यानी कि तीनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तीनों क्या होंगे, बराबर होंगे। देखने पर तीनों क्या होंगे, बराबर होंगे, कोई आगे पीछे ना होगा, ठीक है, समतल का मतलब। अब दूसरा नियम है, दूसरा क्या है कि आपतन कोण, परावर्तन कोण बराबर होता है, यानी कि कोण आई और कोण बराबर कोण आर, यानी कि आपतन कोण, परावर्तन कोण बराबर होते हैं, ठीक है। यानी कि जी अगर हर 30 डिग्री का कोण बनेगा, आपतन कोण 30 डिग्री का कोण बनेगा, तो परावर्तन कोण भी 30 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। आपतन कोण 30 डिग्री का कोण बनेगा तो परावर्तन कोण भी 30 डिग्री का कोण बनेगा। प्रतिबिंब इमेज, ठीक है। प्रतिबिंब किसे कहते हैं, जब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उससे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं प्रतिबिंब। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब यानी कि रियल इमेज, काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब यानी कि वर्चुअल इमेज। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो जब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है
उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो जब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। अब बात करते हैं आगे कि वास्तविक प्रतिबिंब जो है पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन काल्पनिक वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा बनता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब जो है, काल्पनिक प्रतिबिंब को हमेशा टूटी फूटी रेखाओं से दर्शाते हैं। टूटी हुई रेखाओं का मतलब ये टूटी हुई रेखाएं, इसको काल्पनिक प्रतिबिंब को टूटी हुई रेखाओं से दर्शाते हैं। अब बात करते हैं प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो ये समतल दर्पण हो गया, ये क्या हो गया? समतल दर्पण हो गया। यहाँ से एक किरण आएगी, ठीक है, ये आपतित किरण आई, इधर से भी एक आपतित किरण आई और ये परावर्तन के बाद, ये दर्पण से परावर्तन के बाद ये ऐसे जाएगी और ये दर्पण से परावर्तन के बाद ये ऐसे जाएगी। तो ये परावर्तन के बाद इस बिंदु पर मिल रही है, ठीक है, इस बिंदु पर मिल रही है, तो इस बिंदु पर ही क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लगा? अगर समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर कोई बात समझ में ना आया होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।